सो हे एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैनल जो कि थिंक कंपटीशन। ठीक है। तो इस चैनल के अंदर जैसा कि आपको पता चल चुका होगा होने वाला क्या है। बेसिकली हम आईटी और नीट के लेवल को टच करेंगे। बेसिकली वैसे नहीं टच करेंगे कि 11 12 हम पूरी पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ उन टॉपिक्स को उठाएंगे जिन टॉपिक्स पे आपको काफी हार्ड लगते हैं, या वो टॉपिक जो काफी कॉन्सेप्चुअल है और काफी मार्क्स गेनिंग है। ठीक है, आईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो टॉपिक्स की जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ सीबीएसई कर सकते हैं, सिर्फ सीबीएसई कर सकते हैं और हम नीट आईटी नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो हम उस लेवल को भी टच करेंगे और उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है चैनल, जैसे कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से उठाया गया है। हम इसमें एक शॉट में हर एक ब्लॉक का रिवीजन करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की 2 और वीडियोस आएंगी जिसके अंदर जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम कुछ ट्रिक्स को जानेंगे। उस ट्रिक्स के अंदर हम ट्रेंड्स को जानेंगे कि ट्रेंड्स के लिए हम कैसे मार्क्स उससे गेन कर सकते हैं, एक्सेप्शंस जो होती है उनसे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, और उनके खिलाफ काफी सारी ट्रिक्स। और देन तीसरी प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर लाएंगे और यहाँ पर हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच वाज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं यार। एस ब्लॉक क्या होता है? देखो, एस ब्लॉक जो होता है ना, ये बेसिकली 2 पार्ट से बटा हुआ है। एक तो आपका ये बटा हुआ है एल्कलाइन मेटल्स के पार्ट में, ठीक है, और एक आपका बचा हुआ है एल्कलाइन अर्थ मेटल के पार्ट में। आपका ये दोनों जो है ये एस ब्लॉक के अंदर आता है। आप बेसिकली इन्हीं के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसमें जो चीजें याद रखने वाली होती है ना, वो 3 4 चीजें होती है। जैसे सबसे पहले चीजें याद रखने वाली, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। तो आपको कभी भी NS1 फॉर्म में दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि एल्कलाइन मेटल है। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एल्कलाइन मेटल के अंदर 1 और 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ग्रुप वालों को एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, और इसको NS2 कहते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एस ब्लॉक वालों की खासियत ये होती है कि ये काफी जो ये है ना, काफी रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इनके अंदर जितने मेटल है वो काफी रिएक्टिव है। अगर हम कहें तो ये इनके अंदर जितने भी मेटल्स है वो रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास। ठीक है, अब ये इतने रिएक्टिव है, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी काफी लो है। ठीक है, तो दूसरी बात याद रखनी होती है कि लो आईई होता है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। दूसरी बात ये इसके अंदर याद रखने वाली होती है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब हमारे पास जैसे 2 चीजें होती है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, एक होती है अक्रॉस द पीरियड, एक होती है डाउन द ग्रुप। ये होती है पीरियड वाला ग्रुप, और ये होता है पीरियड, और ये होता है ग्रुप। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है इसके अंदर वो बढ़ती जाती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है? वो बढ़ता जाता है जब हम नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से हम ये जो हमारे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है एनवायरमेंट में वो काफी कम होती है। जब भी आप देखोगे तो इनकी एग्जिस्टेंस उतनी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी होते हैं ना वो बेसिकली ज्यादातर आयोनिक होते हैं, कि वो प्रीडोमिनेटली आयोनिक है। किसको छोड़कर? 2 एक्सेप्शंस है यहाँ पर, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, बेसिकली सब आयोनिक है, लेकिन किसको छोड़कर है? ठीक है, ये है आपका लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, Li और बेरिलियम। ठीक है जी, Li और B, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज कुछ याद रखनी होती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? कम है। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आयोनिक है सारे के सारे, लेकिन लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर। बेसिकली 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 वालों को एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? ठीक है, इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, और हमने इस ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, 2 चीज याद रखनी है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक का NS1 होता है, दूसरे का NS2 होता है। ग्रुप 1 वालों को NS1 कहते हैं, ग्रुप 2 वालों को NS2 कहते हैं। आप अगर इस तरीके से नोट्स में बनाएंगे तो आपको इनकी जो ट्रेंड्स है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छे से याद होंगी। आगे आने वाला है इनका पूरा पूरा चैप्टर जो कि एस ब्लॉक, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस पे तो हम उसमें भी अब इसे काफी यूज करेंगे। ठीक है, क्या बस समझ में आ रही है? नाउ अब हम बात करते हैं हमारे पी ब्लॉक वालों की। पी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है ना सर, ये जो पी ब्लॉक है ये आपका जाता है 13 से लेकर 18 तक, मतलब 13th ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक की हम बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। आपने काफी सारे ग्रुप्स पढ़े होंगे, काफी सारे नाम से याद करे होंगे, तो ये 13 से 18 तक बिलोंग करता है। अब पी ब्लॉक की खासियत ये है कि ये एस ब्लॉक के साथ क्या करता है ना, जैसे एस ब्लॉक है, मैं ब्लॉक को 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो पी ब्लॉक है ये दोनों ना मिलकर क्या करते हैं, ये एक मेन ग्रुप बनाते हैं, मतलब कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। ये क्या है? मेन
ग्रुप एलिमेंट अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये हमें हो जाएंगे हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है जी। ये मेन ग्रुप होते हैं। या तो हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि अगर हमें पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करना है तो हम एस और पी ब्लॉक को कंबाइन उठाकर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ये होती है NS2, क्योंकि इनका जो S वाला फिल है वो फिल होगा तभी। देखो भाई, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक बेसिस पे डिफाइन कैसे हुए। एस ब्लॉक का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन थे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एस ब्लॉक में जा सका, पी ब्लॉक में जा ही नहीं सका, तो इसका मतलब है कि वो एस ब्लॉक का हो गया। दूसरी बात, एक एटम है उसके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि एस ब्लॉक उसको झेल नहीं पाया, एस ब्लॉक फिल हो गया और फिर पी ब्लॉक में गया, तो इसलिए पी ब्लॉक को बनाना पड़ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP1 यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर बिलोंग जो होते हैं वो होते हैं NH2। S तो हमेशा फिल रहेगा, तभी P की बात होगी, ठीक है, NP6। ठीक है। आप देखोगे तो जब आप ग्रुप को एंड करने वाले होगे ना भाई, जब पी ब्लॉक को हम एंड करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है, हमारा 18वां ग्रुप आ गया, मतलब 13 से चल रहे हैं, ग्रुप आ गया, चलते चलते 13 से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पर 18 थे हमारे पास और एंड करने वाले हैं, तो देखोगे तो आपको लास्ट में नोवल गैस मिल रही है। 18वां ग्रुप जो होता है वो नोवल गैस के लिए होता है, आपको भी ये पता है बात, ठीक है। और ये देखोगे तो यहाँ पर 8 फिल हो रहे हैं पूरे, तो मतलब वो नोवल गैस बन चुका है, कहीं ना कहीं इनर्ट गैस बन चुका है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अंदर बेसिकली दो ऐसी फैमिली है, ठीक है, जो इसके अंदर दो केमिकली इंपॉर्टेंट नॉन मेटल की फैमिली है, वो है हेलोजेंस और कैल्कोजेंस, ठीक है। तो आप जैसे कि जो कि काफी ये नॉन मेटल की फैमिली है, नॉन मेटल की फैमिली के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो नॉन मेटल की फैमिली है इसके अंदर दो फैमिलीज है। एक फैमिली तो है ग्रुप नंबर 16 वाले और एक ग्रुप नंबर 17 वाले, ठीक है। एक ग्रुप नंबर 17 और एक ग्रुप नंबर 16। ये प्रीडोमिनेंटली कैसे हैं, नॉन मेटल से, और नॉन मेटल की जो ये फैमिली है ना, ये इस तरीके डिफाइंड है। तो आप इसके जब यहां चलोगे, जैसे कि हमने कहा कि दो चीजें हैं, अक्रॉस अ पीरियड जब जाओगे तो आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ दिखेगा, जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ दिखेगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये ग्रुप जो है इनके पास हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है और रेडली एक से दो इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकते हैं, ठीक है, या गेन कर सकते हैं। इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी है, काफी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो उसमें एनर्जी लगती है। आइदर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे तो भी आपको एनर्जी लगेगी, आप गेन करोगे तो भी आपको एनर्जी लगेगी। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, तो हम इसकी भी बात आगे आने वाले कल के लेक्चर में बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो भी इसके अंदर काफी नेगेटिव होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है और अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। आप 17 वालों को क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन खिला दो 17 वालों को, ये नोबल गैस बन जाएंगे। इसको दो इलेक्ट्रॉन खिला दो और ये कैसा बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इतने पास है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी किसकी तरह शो करने लग जाते हैं, नोबल गैस वालों की तरह थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी ये शो करते हैं, ठीक है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक के साथ अगर हम इनको मिला दें तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बन जाते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख ली है, ठीक है जी। अब बात करते हैं डी ब्लॉक वालों की। डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये एस ब्लॉक जो कि काफी रिएक्टिव है और ये लास्ट में एफ ब्लॉक, लास्ट में पी ब्लॉक, इनके बीच में पाए जाते हैं। कैसे देखते हैं जरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको नाम क्यों दिया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। एस ब्लॉक को हमने कहा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 वाले जो होते हैं एस ब्लॉक होते हैं, 13 से 18 वाले पी ब्लॉक होते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं 3 से 12 वाले, ठीक है। ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये जो 12 तक जा रहे हैं ना, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये डी ब्लॉक वाले होते हैं हमारे पास, ठीक है। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे कि पी ब्लॉक भी फिल नहीं हो पाया, पी ब्लॉक भी संभाल नहीं पाया, तो हमने कहा कि हम डी ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो भी आपको याद रखनी होगी, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। n-1, ठीक है, n-1 d1 से 10, ठीक है। देखो डी का जिक्र आ गया, d1 से 10, और इसके पास आ जाएगा ns 0 से 2, ठीक है। ns का जो सबसे फिल होगा वो 0 से लेकर 2 तक कुछ भी फिल हो सकता है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी होगी, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर जितने भी आपको दिखेंगे ऑल आर मेटल्स, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेटल कोई नॉन मेटल का पंगा, यहाँ पे ऑल आर मेटल, सारे मेटल्स हैं यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, सारे मेटल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो होगा ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादातर कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो होंगे ना, जो भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे वो कलर्ड आयन फॉर्म कर रहे होंगे, फॉर्म कलर्ड आयंस, ठीक है। फॉर्म्स हम लिख रहे हैं, फॉर्म्स
कलर्ड आयंस, ठीक है। दूसरी बात है कि इनके पास जो होती है वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है, इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम नहीं रहने वाली है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास टू नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो ऐसा नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जी, चैप्टर नंबर 2 में आपने ये पढ़ा होगा और मैं जानता हूं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक और होते हैं, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब बात ये आती है ना कि ब्रिज बनाते हैं, किसके अंदर ब्रिज बनाते हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा है, नाम क्यों पड़ा इनका ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो एस ब्लॉक वाले हैं इस साइड और पी ब्लॉक वाले हैं इस साइड, ये इनके बीच में पड़ रहे हैं, और बीच में पड़ने का मतलब है कि एसपी के बीच में पड़ रहे हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट इनके बीच में ब्रिज बनाते हैं। एक हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक और जो कि काफी रिएक्टिव है एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक इनके बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ये लेस एक्टिव वाले हैं और ये हाईली रिएक्टिव वाले हैं, और ये बीच में इनके बीच में एक ट्रांजिशन एलिमेंट बना रहे हैं, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट पड़ गया। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन इसके अंदर वो याद रखनी है, वो ये है कि जेड सी और एच तीन नाम ऐसे याद रखने होंगे कि ये जो जेड और एच है ना जी, आपको ये जेड एच जो है, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों इनकी प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी से शो नहीं करते, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक वालों की ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका भी वैसा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा होता है n-1, ठीक है, d10 n-1 d10 और ns2, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होता है, और इसमें से ये जो होते हैं प्रॉपर्टीज नहीं शो करते ट्रांजिशन एलिमेंट की, ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करते। अब सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, एग्जिबिट करते हैं वैलेंस, वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कैटलिस्ट की तरह यूज करे जाते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहां लिखवाई है। क्या क्या लिखवाई है कि ऑल आर मेटल्स कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिक है ये, और यूज्ड एज कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। कैटलिस्ट जो रिएक्शन के टाइम को कम कर देता है, यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। आपने यही पढ़ा होगा किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। बेसिकली ये चैनल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आपको एक वो चीज डिजाइन करेंगे जो चीज काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरह लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ एफ ब्लॉक की बात करते हैं। आपने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे दो कॉलम देखेंगे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कॉलम। अपने पीरियोडिक टेबल को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दो चीजें दिखेंगी, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स। यही बनाते हैं हमारे एफ ब्लॉक सिस्टम, इन्हीं को हम एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है n-2। जब हमारे पास डी ब्लॉक भी इनको संभाल नहीं पाया, तब बारी किसकी आ गई, इनकी आ गई। एफ 1 से लेके 14, ठीक है, देख लो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 1 से लेके 14 तक, और उसके बाद n-1, ठीक है, D0 से 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास NS2, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बात करोगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे ना तो आपके दो सीरीज दिखती है। एक तो आपकी सीरीज जो होती है वो होती है लेंथेनॉइड्स की और एक्टिनॉइड्स की, ठीक है, आपको याद रखना होगा, लेंथेनॉइड्स और दूसरा एक्टिनॉइड्स की सीरीज, ठीक है। अब जो लेंथेनॉइड्स की सीरीज होती है वो कहां से कैरी होती है, वो होती है सीई से लेकर आपकी एलयू तक, ठीक है। आप अपने ग्रुप के नीचे देखोगे तो आपको सीयू और एलयू मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो, इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो 58 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। तो यहां से यहां तक के बीच में आपको जो दिख रहे हैं वो लेंथेनॉइड्स हैं। आप सर एक्टिनॉइड्स कहां आते हैं, तो एक्टिनॉइड्स जो है वो है आपके, ठीक है, सीजियम। यहां पर देखोगे तो आपके पास जो एक्टिनॉइड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक्टिनॉइड जो है आपके वो है यहां से लेकर क्या कहते हैं, टीएच से लेके, ठीक है, टीएच और जेड की वैल्यू जहां पे 90 है, यानी जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है, और ये है आपके एलआर तक, ये लॉरेंशियन तक, ठीक है, एलआर तक, और ये है आपकी जेड की वैल्यू 103। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बीच में आपको एक्टिनॉइड्स दिख रहे हैं, और इसके और यहाँ पर आपको लेंथेनॉइड्स दिख रहे हैं। अब एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी है ना सर वो काफी हार्ड है। एक्टिनॉइड्स की स्टडी इसलिए हार्ड है क्योंकि ये बेसिकली जब हम इनको देखते थे नैनोग्राम के अंदर मिलते हैं, हमें यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट में नैनोग्राम के अंदर मिलते हैं, काफी रेडियो एक्टिव है एक्टिनॉइड्स, तो इसकी स्टडी करना काफी हमारे लिए हार्ड है। किसके कंपैरिजन में हार्ड है, लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में हार्ड है, ठीक है। तो इसीलिए, और आपको एक और बात याद रखनी कि एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद जो हमारे यूरेनियम आ जाएगा ना अभी, उसके बाद वाले एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम जितने भी होते हैं ना, आफ्टर यूरेनियम,
ठीक है। यूरेनियम के बाद जो है वो हमें दिखती है ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। आफ्टर यूरेनियम हम उन्हें कह रहे हैं सारे एलिमेंट जो हमें दिखेंगे यूरेनियम के बाद ट्रांस यूरेनियम। ये बात आपको याद रखनी होगी छोटी सी, बस, ठीक है। और इसी के साथ हमारे ब्लॉक्स का जो सिस्टम है खत्म हो गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई दो एटम्स हम ले लें और उनके पास अगर हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे पाए तो हम कहेंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन होती है हमारी मेटल नॉन मेटल और उसके बेस पे। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि हम एलिमेंट्स को उठाकर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में डाल रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास भाई क्लासिफिकेशन के दौरान ये भी बात आई कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं। तो हमने कहा हमें जो 78% जनता मिली वो मेटल्स की मिली, ठीक है। 78% जनता जो मिली मेटल्स की मिली। तो मेटल्स जो है ना सर, मेटल्स वो यहां पर रहते हैं, मतलब कहां रहते हैं, कहां लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड रहते हैं। नॉन मेटल्स कहां रहते हैं, इस तरीके से यहां रहते हैं। मेटल और नॉन मेटल ऐसा नहीं है कि एक लाइन वाइज में मेटल चल रहा है, दूसरी लाइन वाइज में नॉन मेटल चल रहा है, फिर एक जनरल से प्रॉपर्टी शो हो रही है मेटल की, उसके बाद नॉन मेटल आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहा था कि मेटल तो है लेकिन कभी कभी बीच में कोई और सब्सटेंस आ रहा है, उसके बाद नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ रही है। मतलब बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिस चीज को हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हमने उन चीजों को कहा सेमी मेटल्स यानी मेटलॉइड्स। अब इनके मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको क्लासिफाई करूं तो आपको पता है ना मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है कि मेटल मेलेबल होता है, नॉन मेटल नॉन मेलेबल होता है, ये डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, ठीक है। बेसिकली फिर भी हम आगे आने वाले जब ट्रेंड्स की बात करेंगे तो उसमें एक बार चलो डिस्कशन कर लेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज पर क्या होता है, कौन से मेल्टिंग पॉइंट होती है, कौन से एक्सेप्शंस हैं, उसमें हम इनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं और एफ ब्लॉक पर, ठीक है, और अब हम कुछ सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट पीवाईक्यूज, ठीक है। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज जो कि प्रीवियस नीट क्वेश्चन, नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन ब्लॉक से फॉर्म आउट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है Ca2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मैं क्वेश्चन के साथ भी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब आपको सेम है, और इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक है। मतलब जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लेनी है और इन सब की चेक कर लेनी है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। Ca2+ जो होता है कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 20 है यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 20 है। अब यहाँ पे 2+ का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं, यानी अब उसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए रिमेनिंग में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग में है तो इन सबके पास, किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग में होंगे, तो आप सिंपल सा आंसर ढूंढ पाएंगे, वो आर्गन होगा, क्योंकि आर्गन 18 नंबर पर आता है और उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपको ये पता है कि सर जो डी ब्लॉक होते हैं ना, डी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको ये याद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है कहाँ गया, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1, ठीक है, डी 1 से 10, ठीक है जी, डी 1 से 10, और यहां पर होती है ns 1 से 1-2 तक, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इन सबकी। तो आप इसके अंदर क्या देख पा रहे हो, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मैच हो रही है। तो आप कहोगे इसका सिंपल सा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5d1 एंड 6s2। आप इसको पूरा एक्सप्लोर करिए और पक्का आपको इसका आंसर दिखेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, फिर से क्वेश्चन वही कि V2+ आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम थर्ड नंबर पर आता है। अब उसके बाद अब इसका देखोगे आप तो आपको जो दिखेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दिखेगी, 1 दिखेगी, क्योंकि बेरिलियम को तीसरे नंबर पर आता है और 2 वो लूज कर चुके थे, 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे देखोगे कि किसका 1 पड़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम फोर्थ नंबर पर आता है और 2 हो चुका है, ठीक है। आप इसका देखोगे तो किसका आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये बेरिलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक अब 2 बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, ठीक है। तो आप इसमें से देखोगे किसके अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो एक एलआई दिख रहा है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, क्योंकि थर्ड नंबर पर आता है और एक लूज कर देगा तो 2 पर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो इसका आप खुद ही आंसर बता सकते हैं कि इसका क्या होती है। सिंपल रटा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं इसके आगे रट्टा लिख देता हूं और आप इसको खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूं।
तो यही थे कि कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा दिखेगा कि क्वेश्चन जो होते हैं काफी सिंपल से दिख रहे हैं। एक बिगेस्ट थैंक यू, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस काफी सिंपल से हैं, इनसे क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं बनते हैं। कभी कभार साल में पूछ लिए गए, 4 साल 5 साल 10 साल में, तो उससे मेरे को वो है कि कोई ज्यादा हार्ड नहीं होगी। लेकिन कल हम जब मिलेंगे तब हम ट्रेंड्स की बात करेंगे, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उस ट्रेंड से, एक्सेप्शन से, और उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटीज से। तो इतने सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, हम उन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे, सारे लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो नीट लेवल पे पूछे जाते हैं, और फॉर्म करेंगे एक बेस नीट के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहे, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए जो एनसीईआरटी है, इनऑर्गेनिक का मतलब ही एनसीईआरटी है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और उससे आप बेस बनाते रहिए। और हम जब इसके अंदर मिलेंगे तो आपको ऊपर की लेवल की बात करेंगे, और क्वेश्चन जो होंगे वो काफी अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल। उसके तब से मैं आपको ये जरा ये रेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम ट्रेंड्स की बात करेंगे, और फिर हम मूव करेंगे अपने और भी टॉपिक्स पर। इस तरीके से टॉपिक्स देखते जाएंगे। और आपको पता है कि थिंक कंपटीशन पर आईटी और जेई के लिए अलग है, सॉरी नीट और जेई के लिए अलग है, तो आप थोड़ा सा ये है कि आप चैनल को विजिट करिए अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।